is full of surprises. Accept whatever comes your way. जीवन में ऐसा ही नहीं है कि आपको हमेशा खुशियाँ मिलें। आपके जीवन में बहुत कुछ घट सकता है। खुशियों के साथ दुख भी आ सकते हैं। जैसे हम खुशियों को दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही अगर आने वाला टेस्ट जो कि दुखों के रूप में अक्सर आता है, अगर आप उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके जीवन का वो दुख नहीं बचता, बल्कि आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। असल में ये बात मैं आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने वाली हूँ जो कि जिंदगी से भरपूर हैं, हमेशा हंसती रहती हैं, खिलखिलाती रहती हैं, स्पिरिचुअली बहुत रिच हैं। उन्हें भारत की मीरा कहा जाता है, इस युग की मीरा के नाम से उनको लोग जानते हैं। उनके भजन जो हैं ट्रेंडिंग रहते हैं, सिर्फ नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर चुकी हैं। बहुत ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनके भजन गाने का तरीका, उनकी गायकी बहुत ही अलहदा है। सूफियाना जब वो गाती हैं तो लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, शायद इसी वजह से लोग उन्हें इस युग की मीरा कहते हैं। बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी उनकी, और उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको देखकर हर इंसान ये ना सोचे कि काश हम भी इनकी तरह बन जाते। पर जिस तरह से इम्तिहान कभी भी जिंदगी ले लेता है, तो उनका टेस्ट भी बिना बताए उनके जीवन में आ गया। लेकिन उस टेस्ट को वो कैसे क्लियर कर रही हैं, ये जज्बा देखने लायक है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं उन्हें आमंत्रित कर लेती हूँ और उनसे हम कुछ बातें कर लेते हैं। आज मेरे साथ हैं सोना जादव जी। बहुत से लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि उनके भजन जो हैं, अगर हम इंस्टाग्राम पे भी जब रील्स डालते हैं ना, तो उनके भजन ट्रेंडिंग में रहते हैं। मिलियंस जो हैं उनके सॉन्ग्स को लाइक्स मिल रखे हैं, उनको बार बार रिपीट करके लोगों ने सुना है। तो मैं सोना जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे हम बातें कर लेते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो कैंसर से रिलेटेड तो आप जरूर पूछिएगा। नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ। आपको अच्छा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छी नहीं रही तो हम सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम आपको देखिए बहुत मैं फॉलो करते हैं। कैसी गोल गोल हो रही हूँ। आप कितनी क्यूट लग रही हैं, आपको पता है? चलो, कोई मतलब बीमारी में भी कोई बोल सकता है कि कैंसर के बाद आप क्यूट लग रही हो। सच्ची में आप क्यूट लग रही हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप सच में बहुत क्यूट लग रही हैं। थोड़ी चबी सी हो गई हैं, और ऊपर से जो ये आपका मीरा वाला तिलक है, ये तो वो जान ही ले लेता कैसे हैं योगिता जी, कैसे हैं आप? है। आपकी दुआएं हैं, और सभी आज आपके आपसे मुझे फॉलोअर्स बात को, करने का बहुत प्रेमियों मन था। को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपके बहुत अच्छे इंटरव्यूज चलते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ। थैंक कल भी आपका यू। कोई इंटरव्यू चल रहा था, मैं देख रही थी। तो अच्छा है, आप एक शुरुआत करी थी हम लोगों ने, और आज बहुत देखिए बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत आप। 2 साल हो गया ना, 2 साल पहले हमने बात की जी थी जी एक जी दूसरे से। जी, याद है मुझे। लेकिन 2 साल में जिंदगी कितनी बदल जाती है ना, सब कुछ कितना बदल गया। 2 साल आपने तो कोविड में देखा ही नहीं योगिता जी की जिंदगी तो 2 सेकंड में बदल जाती है, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, बदलने वाले तो 2 सेकंड में सब कुछ हो जाता है, वो बात तो आप लेकिन ठीक है। बिल्कुल वो बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन आपकी लाइफ में अचानक कैंसर का आना, वो मेरे लिए बहुत शॉकर था। जब मैंने उस शॉक को असल में महसूस किया, जब मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये आप हैं। क्योंकि हमने आपको हमेशा एक, और उसमें भी आप हंस खिलखिला रही थी, ऐसा नहीं है कि उसमें चेहरे पर जरा भी गम के जी भाव थे। जी तभी मैंने जी आपको जी। तुरंत कॉल करके पूछा था कि आपको क्या हुआ है। आपको कब एहसास हुआ या कब पता लगा कि आपको कैंसर की शुरुआत हो चुकी मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैं तो अपना रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी। जैसे आप मेरे मैसेज देखते ही हैं मॉर्निंग में, जो सुप्रभात संदेश में देती हूँ, तो नॉर्मल सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं माता वैष्णो देवी के दरबार गई, और वहां हमने घोड़े की राइड करी, मतलब दरबार अर्ध कुमारी तक जाने के लिए दीदी और मैं थे। मेरा एक कार्यक्रम था माता की चौकी वहां। तो जब हम लोग आए नीचे और फिर इंदौर आ गए, तो मुझे पेन होने लगा ब्रेस्ट में हम्म बार बार। तो हम्म फिर मैंने गायनिक को दिखाया, गायनिक ने कहा कि थोड़ा सा कुछ चेंजेस लग रहे हैं, आप कोई अच्छे सर्जन को दिखाइए। फिर हम्म सर्जन ने कहा निडल टेस्ट कराते हैं। निडल टेस्ट में भी नॉर्मल, कुछ भी कहीं कुछ नहीं आया, फिर भी वो पेन मेरा बना ही हुआ था। हम्म और मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं 5-6 महीने में कोई ना कोई जबरदस्ती टेस्ट कराती रहती हूँ।
अच्छा। मतलब या तो मैं ब्लड टेस्ट कराती रहूंगी, या जैसे कभी किसी ने कर दिया कि यार सोनो मेमो करा लो। तो हम्म। जैसे मम्मी को भी डायग्नोस हो गया था 65 ईयर्स में। तो मेरा एक है कि मैं 5-6 महीने में कभी ना कभी अस्पताल जाके कुछ ना कुछ टेस्ट कराती रहती हूँ। तो फिर जब सर्जन ने कहा कि ये मैं ऐसे सीस्ट तो लग रहा है, लेकिन मैं ऐसे निकालूंगा नहीं, क्योंकि किस चीज की गठान है ये पता नहीं है। हम्म। तो फिर उन्होंने बायोप्सी का बोला कि आप बायोप्सी लेके आइए, और बायोप्सी में हाई ग्रेड फिर कैंसर डायग्नोसिस हो गया। नीडल से नहीं पता चला था, लेकिन बायोप्सी से पता लगा है। बायोप्सी से पता लगा, बायोप्सी विद सोनोग्राफी जो हुआ, तो पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे जहां पैन था, उसी से उनने टिश्यू निकाला और उसका टेस्ट किया, तो फिर वो कैंसर आया। आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता लगा? मैंने उस दिन हमारे यहाँ कुछ पूजा थी, मुझे याद है, कोई त्योहार भी था उस दिन, आई थिंक पता नहीं क्या त्योहार था, और नीचे काफी सब कुछ बन रहा था। अक्षय तृतीया थी या पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं है ठीक से। मैंने बड़े खुशी खुशी जाके दीदी के कान में बोला कि मुबारक हो, मुझे कैंसर हो गया है। मतलब मेरा कोई रोना धोना नहीं था कि, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि लाइफ का हर एक फेज होता है ना। हर हर एक चीज का टाइम है, अच्छे हम्म। दिन और बुरे दिन दोनों। जैसे सूर्य उदय होता है वैसे अस्त भी होता है, तो उसकी एक समय सीमा है कि 12 घंटे बाद वो अस्त हो जाएगा, फिर चंद्र आएगा, फिर सूर्य आएगा। तो जब भी दुख की घड़ियां आती है, दुख आता है जीवन में, हम्म। तो वो हमें और स्ट्रांग बनाता है। और दुख ईश्वर उनको देता है जो वाकई उसको सहन करने का हौसला रखते हैं। हर किसी को या हर कोई सरवाइव भी नहीं कर पाता ऐसे दुख से। तो मैंने बड़ा हैप्पी हैप्पी इनको बताया, बट फिर मेरे घर में रोना धोना मच गया काफी, क्योंकि मम्मी को भी हो गया था 65 में, और उसके बाद मम्मी कोविड से डेथ हुई। बट लेकिन उनको वो पिक्चर घूमने लगा कि सेम जगह सेम चीजें, मतलब एक रहता है ना कि घर में एक व्यक्ति की किसी चीज से डेथ हो जाए, और तो फिर घर वालों को माइंड उसी उसमें घूमता है कि यार ऐसा नहीं हो कि और कुछ नया चीजें हो जाए, ज्यादा हो कम हो, किस स्टेज का है कुछ पता नहीं था। तो ऐसा इसका इसकी मालूमात हुई इसकी। उसके बाद आपका आपका ट्रीटमेंट आपने इमीडिएटली स्टार्ट करवा दिया उसी समय से? नहीं योगिता दी, हम लोगों ना 1 मंथ बहुत परेशान रहे। रीजन ये था कि डॉक्टर हमें बहुत कंफ्यूज कर रहे थे। कोई कह रहा था पहले हम कीमो देंगे, कोई कह रहा था पहले हम सर्जरी करेंगे। मतलब ये दोनों उसमें हम लोग फंसे हुए थे, क्योंकि जो भी है डॉक्टर ही बताएंगे, है ना, हम कोई अंतर्यामी हम्म। तो है नहीं कि हमें क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना है। फिर किसी ने हमें बताया कि डॉक्टर अडवाणी जो है मुंबई के, हम्म। जो राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता भी हैं, और ही इज अ 75 ईयर्स, हम्म। वो व्हील चेयर पे हैं, लेकिन उनका कैंसर को लेके रिसर्च बहुत अच्छा है। और दुनिया में जहां जहां कैंसर की नई मतलब टेक्नोलॉजी आती है, या नई जांचें होती हैं, नई दवाइयां आती हैं, मेडिसिन आती है, तो उनको सब जानकारी होती है। फिर उन्होंने मैंने उनसे ऑन वीडियो कॉल उनसे चैट किया, अपॉइंटमेंट लिया। फिर उन्होंने कहा बेटा ट्यूमर बहुत छोटा है, हम्म। मतलब हम कैंसर में मिनिमम 5 सेंटीमीटर तो मतलब मानते ही हैं कि तब कैंसर मानते हैं। तो बोले बहुत छोटा है, दो उसका है 2 सेंटीमीटर का। तो बोले आप एक काम करो, ब्रेस्ट रिमूव कर दो। तो पूरा ब्रेस्ट मतलब करवा ठीक है। दिया उन्होंने? हाँ मैंने बोला ठीक है बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने तुरंत ही इमीडिएट फिर सर्जरी प्लान करके 6 मई को मैंने सर्जरी करा ली थी। और उसके बाद जब मैं सर्जरी से निकली, तो 3:30 बजे मैं सर्जरी में गई थी। 5:30 पौने 6 बजे मुझे होश आ गया था, बाहर निकाल दिया था मुझे। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैं बड़ी खुशी खुशी डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे भूख लग रही है, मैं कब खाऊं, मतलब कब मुझे मिलेगा कुछ। सर आए तो बोले पहली पेशेंट देखी है जो सर्जरी से निकल के कोई रोना धोना नहीं, और कह रही कि मुझे भूख लग रही है। सर मिला मेरा कॉफी का टाइम हो गया है। क्योंकि मेरी 25 साल से आदत है कि मैं शाम को 5-6 बजे करीब 1 कप कॉफी पीने जाती हूँ। तो मतलब सर मेरा कॉफी का टाइम हो गया है अब। तो सर ने बोला रुक जा 1 आध 2 घंटे। बोले फिर मुझे सर ने करीब 8-9 बजे करीब 1 कप कॉफी और 2 बिस्किट फिर सर ने मुझे अलाउ करे कि आप अब खा लो। मेरे पास ना सर में कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए।
आपको देखती हूँ तो बहुत बहुत हौसला मिलता है, और उन सभी लोगों के लिए मुझे हौसला मिलता है जो लोग इस बात पर अपनी जिंदगी से विमुख हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस लाइफ खत्म होगी क्योंकि शरीर का एक हिस्सा चला गया। और आप सोचिए देखिए जिस फील्ड में हैं, आप ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, आप नेशनल इंटरनेशनल कितने प्लेटफॉर्म्स पे आप गाती रही हैं। सुंदरता क्या मायने रखता है हमारे प्रोफेशन में, आपसे बेहतर इसे कौन समझ सकता है। डेफिनेटली बहुत मायने रखता है, डेफिनेटली बहुत मायने रखता है। लेकिन सुंदरता से कई गुना ऊपर है आपका जीवित होना। आप जीवित नहीं है और आपकी तस्वीर सुंदर है तो फिर किसी चीज का महत्व नहीं है, सीधी बात है। तो आप देखिए, ट्रेन से दोनों लोगों के पैर कट जाते हैं तो भी जीवित रहते हैं, हाथ कट जाते हैं तो भी जीवित रहते हैं। ऐसी ऐसी कई घटनाएं हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में, आपको मालूम है, मुंबई बड़े बड़े शहरों में रोज लोग कटते हैं। किसी के पैर चले गया, किसी का हाथ चले गया, लेकिन फिर भी वो जीवित हैं। वो काम कर रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं, वो किसी भी रूप में अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जीने की आशा बची हुई है। और मैं सीधी बात एक बताती हूँ कि वाकई बहुत खतरनाक बीमारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मतलब आप जितना लाइटली आप उसको समझते हैं ऐसा नहीं है। जो कीमो अभी जिस चल रही है, मेरी कीमो चल रही है, तो काफी पेनफुल होता है। और मैं, मेरे आसपास जितने भी लोगों को हुआ है, रोज मुझे मतलब फोटोग्राफ जब उनके आते हैं तो आप यकीन मानेंगी कि वो बिस्तर से चिपके हुए हैं। और बिल्कुल मतलब इतने दुबले पतले, सूख के काटा, और इस तरह से उनकी हालत मतलब मैं देख रही हूँ। इवन मेरी सिस्टर को ही मुंबई में, मतलब मेरी मामी की बेटी है, वो 3.5 साल से उसकी पता नहीं कितनी कीमो हो गई। लेकिन वो फॉरेस्ट ऑफिसर है, बट वो भी बड़ी हिम्मत रख के वो सब चीजें कर रही है। अभी उसको डॉक्टर ने कह दिया कि आपको ब्रेस्ट भी निकालना पड़ेगा, यूट्रस भी निकालना पड़ेगा, दूसरा ब्रेस्ट भी निकालना पड़ेगा, और ट्यूब वगैरह सब निकालनी पड़ेगी। तो वो पूछती, बोलती ताई मेरे अंदर बचेगा क्या? मैंने, बेटा जीवन तो बचेगा ना, अपना जीवन ही नहीं है तो फिर शरीर का क्या करेंगे? शरीर तो तभी है जब उसमें आत्मा मौजूद है। शरीर का महत्व ये। तो मुझे ये लगता है कि आप, मैं लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई ठाकुर जी की कृपा है। मतलब आप यकीन मानेंगे, मेरी परसों कीमो थी, आपने जब कॉल किया था मुझे, मैं हॉस्पिटल में थी, और डॉक्टर आए मेरे पास। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वजन कितना हो गया? मैंने, सर 72.45। तो बोले, तू कितना, तू वाकई शिव भक्त है क्या? मैं क्यों? बोले इतने टॉक्सिन जा रहे हैं तेरे शरीर में, इतना जहर जा रहा है, और तेरा वजन कम होने का नाम नहीं, बढ़ते जा रहा है। तो कर क्या रही है? मतलब सर कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो मस्त खा भी रही हूँ, घूमती हूँ अपना, जो करना है मतलब बिंदास कर। मैं तो, मुझे ये लगता है कि जो, अभी भी मैं कई लोगों के संपर्क में हूँ, कई कैंसर पेशेंट के संपर्क में हूँ, तो मैं उन लोगों से पूछती हूँ आप क्या नहीं कर रहे हो? आप पानी नहीं पी रहे हो? आप 4 लीटर पानी पियो। आप, आपको जो अच्छा लगता है वो खाओ। क्योंकि आप, अब जैसे जब मेरे, मुझे हुआ तो मेरी पूरी जुबान ब्लैक हो गई थी, मुझसे चरखा नहीं खाते बनता। तो मैं कहती आप मीठा खाओ, आपको मीठा पसंद है आप मीठा खाओ, लड्डू पसंद है लड्डू खाओ, कुछ भी आपके पेट में डालो। मतलब आप सोचोगे कि यार ये नहीं खा सकती, इससे उल्टी होगी, नारियल पानी नहीं। मतलब एक क्या होता है, एक सीमा बांध दी है लोगों ने कि ज्यादा तेल का नहीं खाना। अरे मत खाओ, ज्यादा मत खाओ लेकिन कम खाओ। 4 पूरियां मत खाओ, 2 खाओ। लेकिन अगर आपको पसंद है कुछ भी, क्योंकि आपके शरीर में अगर ताकत ही नहीं रहेगी, तो आप देखिए, हमारे कैंसर हमारे अच्छे और बुरे सेल्स को, दोनों को खत्म कर देता है। ना हमारे अंदर अच्छा बचा है ना बुरा बचा है। तो हमें कोई भी चीज जल्दी इन्फेक्शन करने का महत्व रखती है। तो अगर हम खाएंगे नहीं, हमें ताकत ही नहीं आएगी, तो हम कैसे उसको सरवाइव करेंगे? हम कैसे उस चीज से लड़ेंगे? और लोग दुबले होते जाते हैं, और मैं अभी तक इन 6 महीनों की सर्जरी में 5-6 किलो वजन, आप मेरे देख ही रहे हैं कि कैसे हो गए। मैं जितना पहले नहीं खाती थी उससे ज्यादा खाती हूँ। आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है सच में। राइट। आपको देख करके ना ऐसा लगता है कि यार हमें छोटे छोटे दर्द में हम कितना दहाड़े मारते हैं, कितना अपने आप को शो करते हैं, घर में पसर जाते हैं, अरे ये दुख रहा है वो दुख रहा है। आपका कीमो चल रहा है, और जब मैंने परसों आपसे बात की थी, मैं सच बताऊं तो मुझे, मेरा मन का एक कोना कहता है कि नहीं कैसे कर पाएंगी, एक दिन में तो उठने लायक ही नहीं होता है इंसान, बिस्तर पे 4-5 दिन तक पड़ा रहता है, कमजोरी की वजह से बहुत वीक हो जाता है। बहुत, लेकिन आप मतलब सुबह से उठ इवन करके 10, बाजी लाइफ करने के लिए आ गई हैं आप। आप यकीन मानेंगे कि मतलब मैं सब कुछ करती हूँ।
मैं अपने घर में भी मतलब मुझे खाना वाना बनाना बहुत पसंद है। तो मैं अपने दीदी के लिए ब्रेकफास्ट लंच मतलब सब अभी भी बना के मैं उसको बोल के आई हूँ कि अब तू खा लेना, मैं जा रही हूँ ऊपर। अच्छा, आपने बना भी लिया है? बना लिया, क्या बात मैंने है। खा लिया, उसको बोल दिया कि अब आप खा लेना, अब मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरा इंटरव्यू चलने वाला है, तो मतलब आप मुझे आवाज मत देना। तो आपको करना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, सीधी बात है। आप नहीं, आप गार्डन में चल नहीं सकते हैं, लेकिन आप गार्डन जाके बैठ जाइए। एक दिन ऐसा आएगा 2-4 दिन में कि आप 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड लगाएंगे और वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता जाएगा धीरे धीरे। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं तो हिल भी नहीं सकती। अभी अभी एक सिंगर है मेरी छोटी बहन जैसी है, तो उसकी मदर को भी डायग्नोस हुआ। तो मैंने परसों आंटी से वीडियो कॉल पे बात किया था, और आज 3 दिन से वो रेगुलर, उनने पानी का इंटेक भी बढ़ा दिया है। उनके पैर इतने दुखते थे कि बोले बेटा मतलब अगर मशीनें भी लगा दी तो पैर का दर्द बंद नहीं होता था। आज वो चल के गार्डन में घूमने जा रही हैं 3 दिन से। बोले दीदी जब से आपने कहा है वो प्रॉपर जा रही हैं, खा भी रही हैं, पानी भी पी रही हैं। एक्चुअली बॉडी को पूरा ड्राई कर देता है हम्म। कीमो, आपको सब कुछ सुखा देता है, मतलब अंदर से पूरा आपकी स्किन आपका सब चीजें बहुत ड्राई हो जाती है। फिर अब आप क्या करेंगे उस चीज को, आपको उससे निकलना है तो आपको बहुत सारा पानी, इसलिए डॉक्टर कहते हैं नारियल पानी पियो। लेकिन मैं कहती हूँ चलो नारियल नहीं भी मिले आपको, लेकिन आप पानी इतना पियो कि आपको कोई भी अंदर आपका बुरे चीजें ना रहे आपके अंदर। डिहाइड्रेट हो जाए आप, नहीं बिल्कुल ठीक जी। है। अभी आपके कितने कीमो बच रहे हैं डॉक्टर के अभी अनुसार? मेरा अभी अभी मेरा एक कीमो बचा है लास्ट, अच्छा। और 7th होगा, उसके बाद एक पेट स्कैन होगा, वापस जांच होगी। उसके बाद फिर रेडिएशन और इंजेक्शन थेरेपीज, मतलब वो तो चीजें तो एक बार जब लग जाती है कोई चीज तो फिर चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। सोचिए, सर्जरी हुई है, कीमो चल रहा है, फिर आपके रेडिएशंस भी होंगे। हाँ, बहुत लंबा है। अच्छा, कभी शिकायत नहीं हुई कृष्णा से कि क्या कान्हा सुबह शाम तुम्हारे भजन जब गाती उसने रहती है? बहुत नाम दिया, बहुत काम दिया, पैसा दिया, तब तो हम नहीं, भर भर के आपने तभी भी उनका बहुत हमेशा आपने उनका नहीं, शुक्रिया अदा किया है। ये तो मेरे शुक्रिया मैंने सामने की किया, बात है। लेकिन जितना दिया उतना शुक्रिया नहीं किया, है ना। देखिए, भगवान ने सबसे बड़ा हमें धरती पर भेज के वरदान ये दिया कि हमें जन्म दिया, है ना, हमें मनुष्य बनाया, हम मानव बने, सबसे उस बड़ा उपकार तो ये। और फिर मानव बनने के बाद अगर हमें भक्ति मिली, भक्ति मार्ग मिला, तो दूसरा उपकार ये। अब हम ये जीवन भी लगा देंगे तो भी वो मार्ग तो हमारा जाना नहीं है, और भजन तो कभी बंद होना नहीं है। लेकिन जब हमें इतना सब कुछ मिला, हम कुछ नहीं थे, हम स्कूटी पे चलते थे, हम 100-100 रुपए में गाते थे, हमने सारे स्ट्रगल किए, रात रात भर गाना गाया, तो भी हमको 150 रुपए मिलते थे। जब हम लाखों रुपए लिए तब हमने भर भर के उसको शुक्रिया नहीं किया ना। तो हम भर भर के, जब उसने तकलीफ दी है तो हम भर भर के शिकायत क्यों करें, हम उसको एंजॉय क्यों नहीं करें। वो मोमेंट भी हमने एंजॉय करा। हमने लाइफ, जब उसने हमें हमने हमें यूरोप घुमाया, लंदन घुमाया, सब जगह घुमाया, तो हम कितना एंजॉय करें ना। तो जब ये लाइफ भी दिए, हाँ प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक रूप से तकलीफ होती हैं, लेकिन सिर्फ वो एक कह सकते हैं उसको कि उसका सर्कल है। वो जो आपके अंदर मेडिसिन जा रही है वो भगवान नहीं आपको दे रहा है, लेकिन जो अंदर जा रहा है वो उसकी तकलीफ है। लेकिन अब उससे शिकायत करने बैठ जाऊं, मेरी तो किस्मत खराब थी, मेरा तो ये खराब था, मुझे तो क्यों जीवन दे दिया, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते उसके लिए। उसने बहुत कुछ दिया है। तो इस परिस्थिति में भी उसको थैंक यू ही बोलना चाहिए कि उसने फर्स्ट स्टेज पे ही कैंसर डिटेक्ट करवा दिया। लोगों के लास्ट स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे, जब उनके हाथ में कुछ नहीं रहता तब पता लगता है कि कैंसर। मेरी फ्रेंड, इवन मेरी क्लासमेट, दो 2 दिन पहले उसकी रिपोर्ट आई कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, और 2 दिन बाद वो डेथ हो गई उसकी। मतलब आप सोचिए उसको किस लास्ट स्टेज पे उसको मालूम पड़ा। मतलब उसके हाथ में रिपोर्ट आती है, वो जस्ट टेस्ट करा के आती है, और नेक्स्ट डे वो मर जाती है। तो हम उसका थैंकफुल इसलिए करते हैं कि हमें सही समय पे बता दिया, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, अच्छे डॉक्टर्स हमें मिले। वो भी वाहिगुरु के बहुत भक्त हैं, डॉक्टर सुखविंदर सिंह नैयर हैं इंदौर में, और बहुत चैरिटी करते हैं, और बहुत अच्छे से उन्होंने, मतलब जो लोग लाखों रुपए फीस मांग रहे थे तो उनने बहुत रिजनेबल में सर्जरी करी। और हर बार 5 दिन 6 दिन जब तक मैं एडमिट रही सर्जरी के टाइम, रोज मेरे लिए गुरुद्वारे से कड़ा प्रसाद लेके आते थे। तो ऐसे लोगों की हमें जरूरत है
कि जो आपको ट्रीट तो कर रहे हैं लेकिन प्रेम भी कर रहे हैं उसके साथ साथ। सुंदर बात आपने। अच्छा, बहुत नेगेटिविटी होती है जब बीमार घर में कोई एक सदस्य हो जाए, और कैंसर जैसी बीमारी जब हम सुन लेते हैं तो घर में और दोस्तों में भी एक बहुत नेगेटिविटी फैल जाती है। जब लोग मिलने वाले भी आते हैं तो वो एक चेहरे पर बड़ी दीनहीन भाव लिए हुए आते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। ऐसे लोगों के साथ आप कैसे डील करते हैं, क्योंकि आप तो फुल ऑफ लाइफ हैं। आपको कभी एक पल भी मन डोला कि अरे भाई क्या? योगिता जी, आप सही बताऊं मैं आपको, इन 5 महीनों में कभी किसी ने मुझसे सिंपैथी नहीं दिखाई, क्योंकि वो मुझे देख के बोलते हैं ये तो अच्छी है, ये तो मतलब देखिए सिर्फ बाल, मतलब बाल गए हैं, है ना, और मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ। बाकी ऐसा गाने में कोई फर्क नहीं है, किसी चीज में कोई फर्क नहीं है, काम में फर्क नहीं है। लेकिन लोग लोग कहते हैं आपको देखे तो लगता ही नहीं आपको कैंसर हुआ है। हाँ, बाल जरूर मतलब क्योंकि वो तो उसके स्पेशली मुंह क्या होता है, एक से गए औरत की होंगे ना बात। सुंदरता, एक औरत की सुंदरता जो है उसके केश होते हैं, है ना। हम्म। तो सबसे ज्यादा डरावना जो लगता है, लेकिन मैंने देखा कई एक्ट्रेस को बहुत अच्छे से वो बॉय कट, या आप देखिए इंडस्ट्री के कई लोगों को हुआ है। अच्छा, पहली बात तो सबको पता है कि ये भक्त है, तो ये कुछ भी कर देती है, तो हो सकता है ये तिरुपति जाके कटवा के आ गई हो। सबसे पहला डाउट तो लोगों को यही था कि मैं तिरुपति गई हूँ और मैंने हाँ वहां केश दान कर दिए। किसी को भी नहीं लगा आज तक, क्योंकि मेरा रूटीन बहुत अच्छा है, तो किसी को ये लगा ही नहीं कि, और अभी भी कई लोगों को नहीं मालूम है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं आती उस चीज में कि मैं उसको छुपाऊं। शर्माना क्या, हाँ इसमें शर्माना क्या? नहीं है तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बताती हूँ, हाँ भैया, वो फिर मुझे बताते हैं, अरे आपको कैसे हो गया, आप तो इतने भक्तों क्यों, मतलब भक्तों को नहीं होता, भक्तों को पीड़ा नहीं होती है, भक्तों, हाँ, भक्तों को तो लोग सबसे सबसे ज्यादा पहले यही पूछते हैं, यही बोलते हैं। यही और खुशी। एक तो सबसे बड़ा दुखद ये होता है, लोग ये बोलते हैं कि कैंसर हुआ है ना, पता नहीं कौन से पाप जो है वो निकल के आए। ऐसी सी बातें लोग कैंसर को लेकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम कलयुग में मतलब इतने मॉडर्न टाइम में चल रहे हैं, उसके बाद भी अभी भी जो हमारे विचार हैं वो कहाँ पिछड़े हुई जगह से आते हैं, जो कि इस बीमारी को, जो कि आजकल हर दूसरे घर में देखने को मिलती है, लोग इसे अभी भी कर्मों का नतीजा बता देते हैं। तो देखिए बहुत आज भी मैं इतना जानती हूँ कि नहीं, वाकई बीमारी तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो देखिए हर किसी की बॉडी की इम्यूनिटी अलग होती है। हम्म, आप अलग उसमें हैं, मैं अलग जोन में हूँ, कोई और पेशेंट वो अलग जोन में है। मैं जब अलग अलग डॉक्टर के पास भटक रही थी तो वहाँ पेशेंटों की हालत देख रही थी, तो एक लेडीज डॉक्टर के पास बैठी थी, उन्होंने कुछ उनको कहा कि आपको ये टेस्ट कराना है, तो वो बिल्कुल मरी सी हालत में कहती अब मैं कोई टेस्ट नहीं कराऊंगी। मतलब वो वाकई, मतलब इतनी कमजोर और इतनी टूट चुकी थी वो कीमो से कि वो कहती अब मैं सर कोई टेस्ट नहीं कराऊंगी। तो मुझे उसको देख के लगा यार ये तो बड़ा मतलब शायद पेनफुल है, मतलब ये इनकी ऐसी हालत हो रही तो अपनी कैसी होगी। लेकिन मैं एक चीज जानती हूँ योगिता जी कि दुनिया में अगर आपको कोई भी जंग जीतनी हो, वो पारिवारिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आपको आपका कॉन्फिडेंस हाई रखना पड़ेगा। आपको बिल्कुल हाई लेवल पे सोचना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं है, मैं एक नॉर्मल हूँ। ये प्रोसीजर है कि मुझे जाना है, बोतलें चढ़नी है, सलाइन चढ़नी है, दवाइयां चढ़नी है, उसके थोड़ा सा कुछ साइड इफेक्ट भी होगा। मुझे जैसे गर्मी लगती है तो मैं उसका तोड़ निकाल लेती हूँ कि हाँ मुझे एसी में ही रहना है, हम्म, मुझे हम्म, ठंडा ठंडा मतलब कुछ खाना पीना है, मतलब मैं हर चीज का सब्स्टिट्यूट देख लेती हूँ कि मुझे नहीं सहन हो रहा ना कि मैं गर्मी जगह नहीं जा सकती, तो मैं एसी में ही रहूं अपने, क्योंकि मेरी बॉडी हाँ, में वो दवाइयों की हीट है, मुझे एसी नहीं चाहिए। हम्म, लेकिन जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको रिक्वायरमेंट है कि आप ठंडे जगह में रहो। आप तो मैं वैसा ही करती हूँ। तो आपको आपका नेचर वैसा करना पड़ेगा। आप अगर उस चीज को मतलब मर जाएंगे उस चीज में कि यार देखो उसकी कैसी हालत हो गई कैंसर से। सबकी बॉडी का सिस्टम अलग बनाया भगवान ने, कोई एक जैसा नहीं है। इसलिए आपको सबसे बड़ी ताकत आपका हौसला ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप सोचेंगे, मैंने अभी रिसेंटली कितने लोग देख लिए कि जो चौथी कीमो में डेथ हो गई। इवन जो मुझे ये 5th कीमो चढ़ी थी उसमें मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, 10 दिन मेरे शरीर से बुखार नहीं उतर रहा था, और मैं मेरा मतलब कमर से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया था। मैं पैर नहीं रख पा रही थी, मतलब फ्लोर पे चल नहीं पा रही थी, वॉशरूम जाने में भी काफी दिक्कत हो रही थी।
लेकिन अब वो उसके साइड इफेक्ट थे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती थी, उसका कोई मेरे पास वो नहीं था कि मेडिसिन से वो साइड इफेक्ट ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं चली, जैसे तैसे मैं 25 बार जाती थी। फिर भी मैं, क्योंकि मुझे, मैं फिर बताया कॉफी पीने का शौक है, तो फिर भी मैं किसी दोस्त को बुला के बोलती थी चल तू गाड़ी चला, मुझे कॉफी पिला के ला। मैं बैठ जाती थी गाड़ी में। तो आपको आपके जीने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि आप उससे मोटिवेट होते रहे, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिले चीजें कि आपको लगे कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मुझे ये करना है। हाँ ये मेरा शौक है, ये मेरा गाना है, ये मेरा म्यूजिक है, या ये मेरा एक पेशेंस है, तो आपको करना पड़ेगी वो चीजें। आप मर जाओगे तो आप, इवन डॉक्टर मुझे कहने लगे 5th कीमो में कि इनका, दीदी को कहा कि इनका 1.25 महीने के बच्चे जैसा ध्यान रखना है आपको, इनको बाहर का पानी भी नहीं देना है। और क्योंकि मैं जाके थोड़े दिन बाद पानी पूरी खा के आ जाती थी। अच्छा अच्छा, मतलब पानी पूरी भी खा रही है इस बीच में आप? तो, तो कहने लगे कि इनको नहीं देना है, तो बोले सर पानी पूरी कब खा सकते हैं? तो बोले अभी तुम 6 महीने कुछ नहीं खाओगी। तो फिर मैंने, ठीक है सर। तो मैंने कुछ दिन फॉलो करा, फिर जब मेरा मन होता था फिर मैं कुछ ना कुछ खा के आ जाती थी। तो आपको ना अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा आपको रखना पड़ेगा कि आप इसके लिए, आपका काम, आपका वर्क, हर चीज के लिए आपको एक समय देना पड़ेगा। और आपकी हिम्मत बहुत आपको जरूरी है। आप टूट जाओगे तो, डॉक्टर ने कहा ये कीमो के बाद मेरे 2 पेशेंट मर गए हैं डायरिया से। जो 5th मेरी कीमो थी, वो कीमो मतलब वो मेरा एक HER2 भी कुछ पॉजिटिव है उसमें। तो बोले उसमें क्या होता है कि कैंसर फैलने के बाद में मतलब चांसेस बनते हैं। ओ, तो उसके लिए मुझे 4 कीमो और एक्स्ट्रा ऐसा देना पड़ा था। तो उसमें सर ने कहा कि बेटा मेरे 2 पेशेंट इस कीमो के बाद डेथ हो गई, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाए। मतलब कीमो चढ़ते चढ़ते ही कुछ ना कुछ बॉडी में कॉम्प्लिकेशन आने साइड लगता इफेक्ट है। साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है। तो बस मुझे लड़ना आता है, मैं लड़ना जानती हूँ और लड़ती हूँ। देखिए ना, आपको कितने सारे लोग बोल रहे हैं भगवान आपको जल्दी से ठीक करेंगे। राजेश बिल्कुल, जी ने बोला है, आप सब है आशीष तो सही, चौधरी इतने जी सारे ने। दोस्त। हाँ, इतने सारे लोगों ने ऊपर भी लिखा था लेकिन वो मैं पढ़ नहीं जी पाई। उन सब ने जी आपको जी। बोला कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या कभी आपके मन में एक पल के लिए भी भय आया, या आपको ऐसा लगा कि मैं इस दुख के बाहर कैसे निकलूंगी? कभी एक पल के लिए भी आया? योगिता दी, ऐसा कभी मुझे कभी ख्याल नहीं आया। क्योंकि देखिए जो महाकाल के भक्त होते हैं वो तो, पहली बात तो भय तो सब चीजें, आप मेरा अगर वाकई अगर आप मेरे डॉक्टर से आप मिलेंगे, तो जब मेरी सर्जरी हुई तब मैंने उनको भजन सुनाया सर्जरी होने के बाद। और उन्होंने वो रिकॉर्ड भी किया है अपने फोन में, वो मैं आपको सेंड भी करूंगी। मैं हाँ लेटी हाँ। हूँ बेड पे और उन्होंने वो भजन रिकॉर्ड किया है, मैंने उनको सुनाया। तो मैंने और ऐसे कई बार मेरी, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरी 4-5 सर्जरियां हो चुकी है, तो ऑपरेशन थिएटर अंदर बाहर करने की मेरी आदत हो गई है। कई बार तो थिएटर पे जब मुझे बेहोश करते हैं तब भी डॉक्टर कहते हैं अच्छा आप वही है ना भजन गाते हैं, तो आप 2 लाइन सुना दीजिए। तो वो मैं 2 लाइन सुनाती हूँ, उतने में मुझे एनेस्थेसिया दे देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात आपने तो बताई। पूरी पूरी ये 6 महीने के ट्रीटमेंट में कभी मैंने डॉक्टर, हाँ बस मुझे जब बहुत ज्यादा मतलब मुझे क्या होता था कि 4 कीमो में मेरे सर बहुत दुखता था, हम्म। कि मैं ऐसी ऐसी 4-6 पगड़ियां और कपड़े लपेट लपेट के मैं परेशान हो जाती थी कि सर मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो फिर कहते थे बेटा दवाइयों के साइड इफेक्ट है। फिर मैं उसको नॉर्मली लेके कि ना ठीक है, अपन उसको बांध लो, हवा से दूर रहो, तो थोड़ा सा फिर वो रिलीफ लगता था, फिर 2-3 दिन में वो चीजें नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन मुझे डर कभी नहीं लगा उस चीज से, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि अगर ईश्वर ने फर्स्ट स्टेज पे मुझे बता दिया, तो उसने मुझे मारने के लिए तो नहीं बताया, उसने मुझे बचाने के लिए बताया है। अगर अगर उसको मुझे देना ही होता, बहुत ज्यादा तकलीफ देनी होती, तो मुझे लास्ट स्टेज पे भी बता सकता था। क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही थी, सुबह जल्दी उठना, जाना, घूमना सब। लेकिन फर्स्ट स्टेज पे कोई चीज पता पड़ गई, और वो भी कब, जब माता रानी के दरबार से आए। तो मुझे लगा कि यार घोड़े पे बैठे हैं वो, आगे की वो उसकी लगाम वगैरह पकड़ते हैं, दचके लगते हैं उसमें हमें, तो दर्द हो रहा होगा। नॉर्मली चीजें, बॉडी पेन होता है, कमर दुखती है। लेकिन हम्म। जब वो दर्द बनना रहा तो फिर हमने सोचा नहीं यार, कुछ ये दर्द कुछ अलग है। तो ये सब भगवती के दरबार से जब चीजें पता लगी हैं, तो फिर कुछ उसने गलत नहीं सोचा होगा, कुछ अच्छा ही सोचा होगा आगे के लिए। बिल्कुल ठीक इसलिए। बात। मैं चाहती हूँ कि आप ना जितनी भी लड़कियां हैं जो आमतौर पर कैंसर के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस
लोगों के अंदर है, लेकिन ना ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो ना लोग जल्दी बात करते नहीं है, क्योंकि शायद ही हम सब लोगों के लिए शर्म हया वाली बात हो जाती है, तो हम लोग इसके बारे में बोलते नहीं है। लेकिन अगर आपको, जो कि आप भी इस चीज को, स्पेस को झेल रही हैं, तो अगर सबको कुछ सजेशन देना हो, कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी हो जो कि लोगों के लिए लाइफ सेविंग हो सकता है, तो आप क्या बताएंगे? योगिता दी, सबसे पहले कि देखिए, एक स्त्री माँ, बहन, पत्नी सब होती है ना। और हम्म, जब घर में बच्चे होते हैं या पति होता है या पिता होता है, तो वो स्त्री का महत्व समझते हैं कि यार माँ है तो दूध पिलाती है ना। स्त्री अपना फर्ज निभाती है। तो इस चीज से शर्माने की और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लेडीज अगर हैं, और पहले तो अगर उनके जनरेशन में किसी को कैंसर हुआ है, सबसे पहली चीज तो वो, कि अगर आपके परिवार में, खानदान में, बुआ चाची या आपके पापा की साइड या मम्मी की साइड किसी को भी कैंसर हुआ है, तो आपको हर 6-7 महीने में या साल भर में आपको एक सोनोमेमोग्राफी जरूर करनी चाहिए। और अगर आप हेल्दी हैं, काफी हेल्दी हैं, या आपके ब्रेस्ट हेल्दी हैं, तो भी आपको बहुत कंपलसरी वो चीजें करना चाहिए। क्या होता है, हमारा जब शरीर में फैट की मात्रा ज्यादा होती है, तो हमें कई चीजें छुप जाती है, कई बीमारियां हमें पता नहीं लगती है कि अंदर हमें गठान है, किस चीज की गठान है, फाइब्रोइड्स की है, कैंसर की है। तो एक रूटीन चेकअप की आप आदत डाल लें कि हर 6-7 महीने में, देखिए हम लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं साल के। हम एक बार पार्टी करते हैं, हमारे 5-10 हजार रुपए का बिल बनता है। तो हम 6-7 महीने में अगर किसी हॉस्पिटल में अपने फुल चेकअप के 6-7 हजार रुपए देते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको कोई भी बीमारी अगर होना होगी आगे, तो आपको उसके पहले आपको सिम्टम्स पता लग जाएंगे। क्योंकि कई बार यही गलती होती है कि लोगों को 3rd और 4th स्टेज पे कैंसर पता लगता है, जिसका फिर उसके बाद सिर्फ डॉक्टर यही कहता है कि बेटा सिर्फ मेडिसिन हैं, 1-2 साल जितना भी आप जिंदा रह पाओगे रह लो, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं। मतलब बहुत कम लोग हैं जो ठीक होके आते हैं। तो आपको रूटीन चेकअप आपका बहुत जरूरी है, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कैंसर किसी को भी होता है ना। मेल को भी होता है, मेल को भी काफी कैंसर होते हैं। तो आप कम से कम आपको एक बना लो यार। आप पार्टी कर लेते हो, आप शराब पी लेते हो, आप सब चीजें कर लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं, जब चेकअप कराने का बोलो कि यार जाके एक हेल्थ चेकअप ले लो 6 हजार का, या एक मेडिक्लेम ले लो 5 हजार का, 5 लाख रुपए का, तो आपको लगता है हाँ ले लेंगे, अब ले लेंगे। लेकिन जब आप एक दिन में अस्पताल में 50 हजार रुपए भरते हो, तो आपको कीमत पता पड़ती है कि मैं 5 हजार का अगर एक मेडिक्लेम ले लेता, 5 लाख रुपए का, तो मैं अपने परिवार का ठीक से इलाज कर पाता। देखिए सरकारी योजनाएं हैं, सब चीजें हैं, लेकिन आज भी सरकारी योजनाएं उतनी गरीब है जितना हम्म, गरीब गरीब है। सारे सारे मोदी जी ने सब बना के रखे हैं, कार्ड बना के रखे हैं, लेकिन जब अस्पतालों की आप स्थिति देखोगे, उनकी कंडीशन देखोगे, तो आपको लगेगा कि कैसे हम इस अस्पताल में इलाज कराएंगे। तो अगर आपको अपने परिवार की चिंता है और आपको लगता है कि फैमिली को अच्छा ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, तो मैं हम्म, सबसे पहले सभी को ये बिल्कुल बात कहना चाहूंगी कि आप अपने फैमिली का मेडिक्लेम जरूर कराएं। आप आपको कैसी आपकी परिस्थिति मुझे नहीं पता, आप एक टाइम खाना मत खाइए, मैं तो ये कहती हूँ, लेकिन आप मेडिक्लेम लीजिए। क्योंकि आपको आपकी मम्मा को, वाइफ को, बच्चों को उससे जो अच्छे अस्पताल में ट्रीटमेंट मिल सकता है, तो उनकी जिंदगियां बच सकती है। हम बहुत पैसा उड़ा देते हैं फालतू में, लेकिन मेडिक्लेम पे और पॉलिसीज पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज की तारीख में मस्ट है। एक दिन में अभी दीदी एडमिट हुई, सिर्फ 24 आवर्स का उन्हें 40,000 बिल बना दिया, जबकि ऑलरेडी मेडिक्लेम है उनका 10 लाख रुपए का, लेकिन बोले बुखार में नहीं देंगे, वायरल में नहीं देंगे। तो आप अगर सोचिए कि 3 दिन हमने एडमिट किया, तो हम एक नॉर्मल आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी कहाँ से 1.5-2 लाख रुपए लाएगा हॉस्पिटल में देने के लिए। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। बहुत जरूरी है कि हमें मेडिक्लेम और हेल्थ चेकअप 6-7 महीने में एक बार, हर लेडीज को भी और जेंट्स को भी। क्योंकि खाते पीते रहते हैं हम लोग, जंक फूड खाते हैं, बाहरी फूड खाते हैं, सब लोग खाते हैं। कोई कहने वाली बात नहीं कि बिल्कुल मैं घर की मूंग की दाल की खिचड़ी और रोटी खाता हूँ, कोई नहीं खाता आज की तारीख में। हर किसी को हर दूसरे दिन अगर एक दिन अच्छा खाना नहीं मिले तो हम चिढ़ जाते हैं, क्या यार ये हम्म, खाना खा रहे हैं हम लोग। तो हमें चेकअप बहुत जरूरी है हमारे हेल्थ का। बिल्कुल ठीक।
कि आपको आपने प्री सब चीजें पता लग जाए। आपने सच में बहुत अच्छे से हमें सारी बातें समझा दी और मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करने। मुझे लगा नहीं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जिसको कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, वरना कैंसर नाम सुनते ही मेरी आंखें नम हो जाती हैं हमेशा, क्योंकि मैंने अपने आसपास देखा हुआ है, तो मुझे मुझे बहुत अजीब सा डेफिनेटली। होना शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, तो आप वैसे भी इमोशनल हो रही थी। मुझे 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 हो जाता है, मैं थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हूँ। जी लेकिन अब आपने मुझे इतना हंसा दिया है और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जी, है, तो पहले मैंने सोचा था कि आपको मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन अब मेरा मन कर आपसे एक भजन सुनने का। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अ, कंफर्टेबल है तो प्लीज सुनाइएगा। मैं अभी एक गुरु जी प्रेमानंद जी महाराज हैं जो वृंदावन से हैं, और उन पे काफी रील बन रही है इस भजन की, तो मैं इसकी 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। जी। मन लागो एक फकीर से, एक जोगी की तस्वीर से, जो तकदीरें लिखता है, हो जो तकदीरें लिखता है, मिल गया मुझे तकदीर से। मन लागो रे लागो रे लागो लागो लागो, मन लागो एक फकीर से, एक जोगी की तस्वीर से। ये अभी काफी मतलब मैं देख रही बहुत थी काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, काफी संत ट्रेंडिंग लोग है, इसमें हाँ ये ट्रेंडिंग है। आपके जी मैंने आपके डाला। गाए हुए भजन यूजली ट्रेंडिंग होते ही हैं, ये तो मैंने नहीं देखा नहीं, है। बस कृपा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें काम करना चाहिए। ये सब देखिए ट्रेंडिंग चीजें 1-2 दिन चलती है ना, जी लेकिन आपका काम और आपकी जो गाया हुआ जो आप छोड़ के जाएंगे वही बरसों तक लोग सुनते रहेंगे। आपको पता है कितने लोग वायरल होते हैं, एक दिन में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़े महीने बाद बेचारों को खाने के भी लाले पड़े रहते हैं। तो ट्रेंडिंग के भरोसे अपन नहीं रहते, बस अपन काम करें, संतों के चरणों में हाजिरी लगती रहे, बाबा के चरणों में, और क्या चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं आपको पहले तो हृदय से आपका आभार कि आपने मतलब मैं सोच रही हूँ परसों कीमो और आज इंटरव्यू दे रही है। ये बहुत 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 चैलेंजिंग चीज है जो आपने कर दिखाया। जी आपका जी जी हृदय जी। से बहुत बहुत आभार, थैंक यू कि आप और आप हर भी बार अपना जब मैं चेकअप आपसे बात जरूर करती हूँ। कराइएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपकी बातें सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि हम सबको चेकअप अपना करवाना ही डेफिनेटली चाहिए। मैं अपने डेफिनेटली घर में भी सबको डेफिनेटली। बोलूंगी करवाने के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच योगिता दी, थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी आप को जय ऐसे श्री कृष्णा। खुश रहिए, खुश जरूर। रहिए और खूब फ्लरिश आप कीजिए और सबकी बहुत ब्लेसिंग्स बहुत पे। जल्द ठीक हो जाइए। डेफिनेटली फिर वापस एक इंटरव्यू करेंगे। यस, और फिर कॉफी भी पीऊंगी साथ में। श्योर। अब दिल्ली आके करूंगी। दिल्ली आके होगा आपकी जय बात। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ध्यान रखिएगा अपना, बाय।